हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करेंगे 28 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर बिना किसी बकवास के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। सबसे पहले देखेंगे आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। ये है सवाल प्रीलिम्स से रिलेटेड, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। पहला सवाल है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन एक सवाल के रूप में आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके मेमोरी में बिल्कुल ही अंकित हो जाएगा। अंकित यानी अंकित नाम के लोग खुश ना हो, अंकित यानी छप जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है नीति आयोग एंड चौथा है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करता है? पहला ऑप्शन कह रहा है स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ इनइक्वालिटी दैट डिस्क्राइब्स हाउ इक्वल और अनइक्वल इनकम और वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। दूसरा है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शोइंग द प्रपोर्शन ऑफ इनकम अर्न्ड बाय एनी गिवन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। तीसरा है इफ टैक्स रेट्स आर इंक्रीज्ड above a certain level then tax revenues can actually fall because higher tax rates discourage people from working। एंड चौथा है hypothesis that economic growth initially leads to greater inequality followed later by reduction of inequality। so this is question number 2 कि लॉरेंस कर्व इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इजी सवाल है, ये मैंने पढ़ाया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया। लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व, गिनी कोफिशिएंट, ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग आंसर करिएगा। और तीसरा सवाल बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल। इट्स अ ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन, ओल्ड नहीं, बहुत ओल्ड नहीं, 4 साल पहले ही पूछा था इन्होंने। तो ये आपको बताना है यहाँ पे कि हु इज कंसिडर्ड एज द कस्टोडियन ऑफ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट कस्टोडियन, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किसको माना जाता है? तो दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग करेंगे, है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर यू। आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। लेकिन पहला सवाल है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो निकालता है वो नीति आयोग ने निकाला था। कल मैंने आपको पूरा न्यूज़ बताई थी इसके बारे में। तो आंसर विल बी सी। दूसरा सवाल था लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व जैसे पहला है, देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आप कंफ्यूज हुए होंगे, तो बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन ए में लिखा है स्टैटिस्टिकल मेजर है, ऑप्शन बी में लिखा है ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द आंसर। ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। तो इनकम और वेल्थ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल सा आपको याद रखना है। मैं आपको जो फैक्ट्स बता सकता हूं मैं बताता हूं। एक्चुअली इसको डेवलप किया था, अगर आप लोग को याद हो, मैक्स लॉरेंस ने डेवलप किया था 1905 में, 1905 में इसको डेवलप किया था। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। तो आंसर विल बी द बी हेयर। एंड हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप लोगों ने, कई लोगों ने शायद प्रेसिडेंट किया होगा मे बी, तो उसको चेक कर लीजिएगा। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसके ऊपर आप पॉइंट्स लिखिएगा जरूर, है ना। हमने वैसे तो ग्रुप भी बना रखा है मेंस आंसर राइटिंग का, जो लोग ग्रुप में आ सके ग्रुप में लिख दें, जो लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे। वहां पे कुछ लोगों ने रिव्यू करना शुरू कर दिया है, तो आप लोग भी देखो, मैंने कई बार आपको कहा है कि अगर आप अपना आंसर रिव्यू करवाना चाहते हैं तो पहले दूसरे का आंसर रिव्यू कर लीजिए। 1-2 बार जहां आप दूसरे का आंसर रिव्यू करेंगे ना, तो दूसरा बंदा खुद आपका आंसर रिव्यू करेगा, एंड दैट इज हाउ यू मेक अ गुड ग्रुप। आप इस तरीके से ग्रुप बनाते हो, ठीक है ना। तो ये कर सकते हो। आज का क्वेश्चन है, इंडिया नीड्स टू डू अ लॉट मोर इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी और एल्स द फ्यूचर इज गोइंग टू बी प्रिटी इनसिक्योर। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। लिखा है इंडिया नीड्स टू डू अ लॉट मोर इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इंडिया को साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, और एल्स
द फ्यूचर इज गोइंग टू बी प्रिटी इनसिक्योर, डिस्कस। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि साइबर कौन कौन सी फील्ड्स में काम आने वाला है, उसके बाद अगर सिक्योरिटी नहीं रही तो क्या क्या चीजें हैं जो कि नुकसान पहुंच सकती हैं। ये सारी चीजें आपको इस कहना चाहिए क्वेश्चन में आपको लिखनी पड़ेंगी। तो आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज है वो है वाइजर प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिख लेना, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है एक वाइजर नाम का प्रोग्राम। अब वाइजर प्रोग्राम का मतलब क्या है? विमेंस इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम। क्या नाम है? विमेंस इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम, वाइजर प्रोग्राम, ठीक है ना। अब विमेंस इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम, नाम से ही क्लियर है, विमेंस को इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने, IGSTC, याद रखेगा, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने इसको लॉन्च किया है। वाइजर प्रोग्राम को इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने इसको लॉन्च किया है। पर्पस इसका है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम है दैट एम्स टू प्रमोट विमेन्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। याद रखेगा, जैसा कि नाम था, क्लियर था, वाइजर वुमेन के लिए है, तो इसका जो पर्पस है वो भी यही है कि ये इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम जो कि एम करता है टू प्रमोट विमेन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में विमेन को इन्वॉल्व करने के लिए प्रोग्राम है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। फीचर्स इसके क्या होंगे? इसमें फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेटरल एंट्री के थ्रू विमेंस को एंट्री मिल सकेगी, लेटरल एंट्री के थ्रू विमेंस को एंट्री दी जाएगी, एंड देयर इज नाइदर रिक्वायरमेंट और ब्रेक इन कैरियर नॉर एनी एज लिमिट दैट विल एंड इट विल इनेबल इजी पार्टिसिपेशन। तो सबसे अच्छी चीज है, इसमें कोई बाउंडेशन, लिमिटेशन नहीं रखी गई है। विमेन ऑफ एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप्स कैन पार्टिसिपेट एंड इजी पार्टिसिपेशन मेथडोलॉजी रखी गई है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर तो पहली बार ही सुन रहे हैं, तो ये क्या है? तो इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन एंड रिसर्च जर्मनी, इन दोनों के उससे कोलैबोरेशन से बनाया गया सेंटर है। याद रखिएगा, इसको बनाया किसने? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने इंडिया की तरफ से आ गया और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च जर्मनी की तरफ से आ गया। उन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है और बेसिकली वही है कि इंडिया और जर्मनी दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इन PPP मोड में ये चल रहा है, ठीक है। तो ये आप ये चीज याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और इसी इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, 2+2 प्रोजेक्ट, ओके। तो 2+2 प्रोजेक्ट चल रहा है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का। वो भी बेसिकली इनोवेशन सेंट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। 2+2 प्रोजेक्ट क्या है? इनोवेशन सेंट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और उसी के फील्ड में है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, अगली देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो अगली न्यूज है कि प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट्स टू लचित बोरफुकान ऑन द ओकेजन ऑफ लचित दिवस। तो लचित दिवस के उपलक्ष्य में, ये लचित बोरफुकान दिवस के उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया है लचित बोरफुकान जी को। अब आप लोग को मैंने वैसे ऑलरेडी बताया हुआ है लचित बोरफुकान के बारे में भी, अपने न्यूज एनालिसिस में काफी डिटेल में बताया है, फिर से थोड़ा बहुत बता सकता हूं मैं। लचित बोरफुकान वॉज द कमांडर इन द अहोम किंगडम, याद रखिएगा, ही वॉज द कमांडर इन द अहोम किंगडम एंड 1671 में एक बैटल हुआ था जिसमें मुगल्स की तरफ से, आई थिंक राजा राम सिंह या कुछ इस नाम से एक व्यक्ति आए थे, है ना, उनके जो सेनापति जो भी आप बोले, तो मुगल्स की तरफ से 1671 में एक अटैक हुआ था अहोम किंगडम में, जिसमें लचित बोरफुकान के लीडरशिप में अहोम्स ने मुगल्स को हराया था। उस बैटल को हम बोलते हैं द बैटल ऑफ सराई घाट। काफी फेमस बैटल है द बैटल ऑफ सराई घाट। कब हुआ था? 1671 में हुआ था। मुगल्स की आर्मी थी जो अहोम किंगडम को कवर करना चाहती थी। लचित बोरफुकान जी उस समय कमांडर थे फ्रॉम द अहोम साइड एंड अहोम्स डिफीटेड द मुगल्स इन दैट बैटल। तो बैटल ऑफ सराई घाट काफी फेमस है ना, और बहुत जल्द इसमें आई थिंक मूवी बन ही जाएगी, बहुत ही जल्दी मूवी बनने वाली है लचित बोरफुकान के ऊपर भी। तो आप लोग वैसे भी देख लेंगे, आप फिर आपको कोई नहीं, मतलब आप फिर कभी नहीं भूलेंगे ना, कि मूवी की चीज़ें तो आप लोग भूलते नहीं हो, वैसे जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो जब मूवी आ जाएगी तो आप लोग नहीं भूलेंगे, तब तक ऐसे ही याद करने की कोशिश कर लो। एंड इनकी जो टैक्टिक्स थी वो थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, असम और इधर की टेरेन का फायदा उठा करके ये लोग लड़ते थे, तो गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड क्लेवर डिप्लोमेटिक निगोशिएशन, इन सब का यूज करके लचित बोरफुकान जी ने
होम्स को लीड किया इन डिफीटिंग द मुगल्स, तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे मूव करते हैं, एमएसएमई यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने एक कपड़ा रिलीज किया, नया टेक्सटाइल रिलीज किया है जो कि एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक है। इट्स एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक, ओके, तो उसको याद रखिएगा आप लोग, एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक को। एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बनाया किसने है, डेवलप किया कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर अंडर केवीआईसी। तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंतर्गत आने वाला कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जो कि जयपुर में है, उसने इसको बनाया, एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक बनाया है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। एंड द फैब्रिक इज ट्रीटेड विद एंटी बैक्टीरियल एजेंट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम काउ डंग एंड इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन द फैब्रिक। तो इसमें लिखा तो है काउ डंग का यूज करके उसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज डेवलप करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद उसमें बैक्टीरिया नहीं लगते। तो ठीक है, अपने को तो याद कर लेना है कि क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है, केवीआईसी ने इसको बनाया है, एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक है। यूपीएससी पूछने में उतर आया तो ये भी पूछ लेगा, कोई भरोसा नहीं आजकल यूपीएससी का, कोई ईमान धर्म नहीं रह गया, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इसलिए कुछ भी ये बोलना कि यूपीएससी नहीं पूछेगा, वो मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और मुझे लगता है कि किसी दिन वो सेंचुरी प्लाई के बारे में ना पूछ लेते, लिखा हुआ ना सेंचुरी प्लाई आग से बचाए, हैं, बांगर सीमेंट के बारे में पूछ लिए, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, है ना। तो किसी दिन यूपीएससी बना के पूछने वाला है कि कौन सा सीमेंट सस्ता नहीं है लेकिन सबसे अच्छा है। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। यहाँ पे न्यूज़ है 1000 हेल्ड इन 20 कंट्रीज इन फाइनेंशियल क्राइम क्रैकडाउन। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक प्रोग्राम के बारे में याद रखना है, इंटरपोल का प्रोग्राम है हाइची 2। हाइची 2 इज़ अ प्रोग्राम विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंटरपोल, जिसमें उन्होंने अलग अलग 20-25 कंट्रीज़ की जो फोर्सेस थे उनके साथ मिल करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया था और क्रैकडाउन किया था, जो भी इस तरह से फाइनेंशियल क्राइम्स और कुछ इस तरह की घटनाएं गतिविधियां कर रहे थे उनको पकड़ने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी लोग पकड़ाए भी गए हैं, है ना। उनको नहीं पता था कि ऐसा इंटरपोल वाले कर रहे हैं, इसलिए वो बेचारे फंसते गए जाल में और उन्होंने वही किया जैसा इन्होंने सोचा था। तो इंटरपोल का ये प्रोजेक्ट याद रखिएगा, ऑपरेशन याद रखिएगा, कोड नेम्ड हाइची 2। हाइची 2 जरूर याद रखना है ना, इसको याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा है? इंटरपोल के द्वारा है। इंटरपोल का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता है ना, आंख बंद करके मेरे साथ बोलो, दोहराओ, है ना। अगर आपको नहीं याद है तो मेरे साथ दोहराओ, याद है तो मेरे साथ बोलो। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पहले थी, अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है? इंटरपोल। इंटरपोल हम इसी को बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को ही इंटरपोल बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको, और क्या बोलते हैं। इसके अलावा कब बना था ये, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहले मतलब इसमें 195 मेंबर्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में है। और इसके में कितने मेंबर कंट्रीज है? तो इसमें 195 मेंबर कंट्रीज है। ये भी आप सारी चीज़ें याद रख सकते हो। फॉर्मेशन अगर मैं बात करूँ तो 1920s में, 1923 के आसपास ये बना था। 1920s में, 1923 आप याद रख सकते हैं। 1923 में आप इसका जो फर्स्ट होता है वो बना था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आईसीपीओ इंटरपोल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। आईसीपीओ इंटरपोल बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बेसिक तो फैक्ट याद रख लीजिएगा। हाइची 2 इसको बोलते हैं, हाइची 2 याद रखेगा, है ना। हाइची 2 इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखेगा, जिसमें लगभग स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट्स थी 20 कंट्रीज से, हांगकांग, मकाओ, इन सब ने मिलकर के काफी लोगों को पकड़ा, और जो मेजरली उनको पकड़ा जो साइबर क्राइम्स और ये साइबर फ्रॉड्स कर रहे थे ना, उनको ज़्यादा पकड़ा है। तो इसमें कई प्रोजेक्ट चल रहे थे साइबर के रिलेटेड, तो उनको पकड़ा है, ठीक है। इसके अलावा इंटरपोल ने एक और चीज़ बनाई है जिसका नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल आप याद रखिएगा। ये भी इंटरपोल के द्वारा बनाया गया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बनाया गया है। इसका यूज भी किया गया था अभी, और इसको फॉर्मल तरीके से लॉन्च किया जाएगा इंटरपोल द्वारा नेक्स्ट ईयर। तो उन्होंने कहा है कि हम इसको नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेंगे। और द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल जरूर याद रखना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। ये
इट इज प्रूविंग क्रिटिकल टू सक्सेसफुली इंटरसेप्ट द इलिसिट फंड्स। इलिसिट फंड्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पांस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया जा रहा है, और इसको ऑफिशियल तरीके से इंटरपोल लॉन्च करेगी और ये रिक्वेस्ट करेगी कि दूसरी कंट्रीज भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पांस प्रोटोकॉल को अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क में इंक्लूड करें। तो ये दोनों हमने एक नई न्यूज़ पढ़ी, हाइची 2 हमने एक नया पढ़ा, और दूसरा हमने ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पांस प्रोटोकॉल के बारे में हमने नया पढ़ा। इन दोनों को अपने नोट्स पे इंक्लूड कर लो, है ना, जल्द से जल्द। आगे मूव करते हैं, CDSCO फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड टू बी पैंडेमिक रेडी। तो CDSCO का ये कहना है, CDSCO एक रेगुलेटरी बॉडी, पहली चीज तो आप याद रखिएगा, CDSCO इज अ रेगुलेटरी बॉडी, और इनका ये कहना है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड करना पड़ेगा अगर हम पैंडेमिक रेडी होना चाहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहली बात, ऑब्वियस सी बात है, हमको स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ हमको बनाना पड़ेगा, हमको रूम्स की कमी है, हमको रूम बनाने पड़ेंगे, हमको हॉस्पिटल बेड्स, हॉस्पिटल्स के कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। ये सारे प्रपोजल दिए किसने? आपके CDSCO नहीं दिया। हमको हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, हमको इमरजेंसी रूम्स चाहिए, हमको ICUs बनवाने हैं, ठीक है ना। तो इंटेंसिव केयर यूनिट्स भी कम रहते हैं, कई बार कम पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बढ़ाने की जरूरत है, ये सारी चीजें उन्होंने बोली है, प्लस क्वालिटी कंट्रोल की हमको जरूरत है। तो CDSCO के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, CDSCO है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। तो CDSCO के अंदर किसके अंदर आता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एंड इट इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेडिकल के फील्ड में ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है और फंक्शन करती है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स, ठीक है ना। अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है ना, उसके अंतर्गत ये बोला गया है कि CDSCO जो रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर अप्रूवल ऑफ द न्यू ड्रग्स, फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, फॉर लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स, फॉर कंट्रोलिंग ओवर द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स। ये सारी चीजें यही देखेगा, ठीक है ना। तो ये आप ये चीजें याद रख सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडी, ऑब्वियस बात है, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक वल्चर बी के बारे में था। यहाँ पे वैसे नॉर्मली जो बीज हम जानते हैं क्या खाते हैं, वो नेक्टर और फ्रूट्स इनमें फ्लावर्स में रहते हैं ना। ये बीज जो है ये वल्चर बीज हैं, वल्चर बीज मीट खाती हैं। तो बस आपको वल्चर बीज का एग्जाम्पल याद रखना है, वल्चर बीज क्या खाती हैं? मीट खाती हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। EWS क्राइटेरिया रीथिंक के बारे में मैंने ऑलरेडी वैसे आपको बताया हुआ है, न्यूज सेम न्यूज है। EWS के क्राइटेरिया को दोबारा सोचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि आपने 8 लाख रुपए की इनकम किस तरीके से डिसाइड की। क्या होता है EWS की क्राइटेरिया को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 8 लाख की इनकम है, 8 लाख की इनकम से कम इनकम उस फैमिली की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी की बेसिस में उनको फिर 10% का रिजर्वेशन EWS को दिया गया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही है कि किस तरीके से आपने ये किया। एक्चुअली में EWS रिजर्वेशन आया कैसे? तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 130वां 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसने की ऐड किया क्लॉज 6 टू आर्टिकल 15, एंड ठीक है ना, आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्लॉज 6 ऐड किया टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस स्पेशल प्रोविजंस फॉर EWS अमंग सिटीजंस एक्सेप्ट दोज इन द क्लासेस दैट ऑलरेडी एंजॉय रिजर्वेशन। तो ये देख लो आप लोग, क्लॉज 6 आर्टिकल 15 के अंतर्गत एडेड है, जो कि कहता है टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस स्पेशल प्रोविजन फॉर EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमंग द सिटीजंस एक्सेप्ट दोज इन द क्लासेस दैट ऑलरेडी एंजॉय रिजर्वेशन। मतलब कि उन क्लासेस को छोड़ करके जो ऑलरेडी रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं उनके अलावा आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 जो है एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू इंट्रोड्यूस स्पेशल प्रोविजन। तो उसी के अंतर्गत ये 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, ये याद रखेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, तो ये आपको जरूर याद रखना है। दिस इज द थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है ना। इट अलाउज रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है ना, वेदर एडेड और अनएडेड। इसके अलावा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में भी 10% तक का मिल सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 भी ऐड किया इसने। तो आर्टिकल 16 के अंदर क्लॉज 6 ऐड किया टू फैसिलिटेट रिजर्वेशन टू एम्प्लॉयमेंट। तो 16th वाला जो एम्प्लॉयमेंट के लिए है,
तो एम्प्लॉयमेंट में भी ऐड किया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, 15 का 6 और 16 का 6, ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है ना। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा कि 8 लाख की इनकम होनी चाहिए फैमिली की, है ना। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 5 एकड़ तक से ज़्यादा लैंड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रेसिडेंशियल फ्लैट वो 1000 स्क्वायर फीट का और अबव। फिर इसके अलावा उन्होंने बोला कि रेसिडेंशियल प्लॉट जो 100 स्क्वायर यार्ड है, 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का प्लॉट रेसिडेंशियल इन नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज नहीं होना चाहिए। एंड इसके अलावा रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन अदर एरियाज, ठीक है ना। तो नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज में 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं, और नॉर्मल अदर एरियाज में 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का नहीं। तो ये कुछ कंडीशंस लगाई गई थी कि इनको देखते हुए ही एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि आप उसमें आते हो कि नहीं आते हो, ठीक है ना। तो कोर्ट का क्वेश्चन ये है कि आपने चूंकि ओबीसी के लिए भी जो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है वो भी 8 लाख रखा है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 8 लाख रखा है, तो फिर ये बराबर किस तरीके से, क्या कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज नहीं की गई थी, ऐसे ही यूज कर लिया था आपने। तो ये जो बेसिक सवाल यही है जो कि उठाया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। इसके अलावा आज के उसमें सारी जो रहे रिपीटेड टॉपिक्स ही थे, तो कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं था जो आपको जानना जरूरी, ये भी उसे रिपीटेड ही था, बट और तो और ही ज़्यादा थे, है ना। तो आई होप you will try to answer these questions in the comment section below, and you enjoyed the news analysis, you will like it, you will share it. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.